मैं अदिति हॉस्टल की चारदीवारी से बाहर निकलने के लिए बेताब थी, खासकर इसलिए कि मैं 1 महीने बाद अपने घर कानपुर जा रही थी। मेरी बड़ी बहन, मेरी प्यारी निशा, जिसकी आवाज में हमेशा एक ममता की सी मिठास होती थी, उसने मुझे फोन करके बुलाया था। अदिति, पिताजी और माताजी तुम्हें बहुत याद करते हैं, उसने कहा था, और उस एक वाक्य ने मेरी आत्मा तक को छू लिया था। मेरे माता पिता, जिनका प्यार मेरी जिंदगी की सबसे मजबूत नींव थी, उनकी याद आते ही मेरा दिल एक अजीब सी बेचैनी, एक मिठास भरे दर्द से भर गया। मेरा वहां न होना शायद उनके अकेलेपन का कारण था, और यह सोच मुझे तकलीफ दे रही थी। मेरे इम्तिहान, परीक्षाएं बिल्कुल सिर पर थे। उनकी गहरी परछाइयां मेरे कंधों पर पड़ रही थीं। इसलिए मैंने यह मुश्किल फैसला किया था कि मैं सिर्फ 2 दिन के लिए जाऊंगी। यह 2 दिन एक लंबी और व्यस्त अवधि के मुकाबले में एक छोटा सा ख्वाब थे, लेकिन मेरे लिए यह सुकून के 2 पल, घर की गर्मजोशी का एक छोटा सा ब्रेक थे। जैसे ही मैं हॉस्टल से निकली, मेरे दिल में एक जोशीला उत्साह था। घर की खुशबू, माँ के हाथ का खाना, पिताजी की प्यार भरी आवाज और निशा के साथ की गई हंसी मजाक। मैं एक व्यस्त सड़क पर बने बस स्टैंड पर पहुंची। मेरी निगाहें बस के आने वाले रास्ते पर जमी थीं, और मेरे ख्याल पहले ही कानपुर पहुंच चुके थे। उसी पल एक भयानक गड़गड़ाहट की आवाज आई। एक तेज रफ्तार, काली गाड़ी, जैसे किसी पागल दानव की तरह, 1 सेकंड से भी कम समय में मेरी तरफ आई और जोर से मुझसे टकराई। मैं उस टक्कर की शिद्दत, तीव्रता से हवा में उछली और फिर सड़क की सख्त, गर्म जमीन पर जोर से गिर पड़ी। मेरे सिर में एक खौफनाक धमाका हुआ और मेरे कानों में साए साए की एक लहर दौड़ गई, जैसे किसी शून्य के खाहला में शोर मच रहा हो। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया, एक ऐसा गहरा अंधेरा जो हर रोशनी, हर आवाज और हर एहसास को निगल गया। वह अंधेरा कितनी देर रहा, 1 सेकंड या 1 सदी, मुझे उस वक्त की बिल्कुल कोई खबर नहीं थी। मेरा वजूद, अस्तित्व बेजान हो चुका था। जब मेरी आंख खुली तो नस नस में, हड्डी हड्डी में एक खौफनाक, सिसकता हुआ दर्द का एहसास समा चुका था। मैं अपने शरीर के हर हिस्से में एक तीव्र पीड़ा महसूस कर रही थी। यह दर्द मेरे लिए दुनिया में वापस आने का पहला सबूत था। मैंने महसूस किया कि मैं मोटी, सफेद पट्टियों में जकड़ी हुई हूं, एक अस्पताल के बिस्तर पर बेबस लेटी हूं। मैंने खुद को एक कैदी की तरह महसूस किया, जहां मेरी इच्छा शक्ति, कुव्वत-ए-इरादी भी मेरे जिस्म की तरह लकवाग्रस्त, मफलूज हो चुकी थी। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। तभी एक जवान, चुस्त दुरुस्त नर्स कमरे में दाखिल हुई और मेरी खुली आंखें देखकर खुशी से करीब करीब चिल्लाई, मुबारक हो, आपको होश आ गया है। भगवान का शुक्र है। मैं उसे खाली खाली आंखों से देखती रही। मेरी जबान खामोश थी और दिमाग में एक फैली हुई खामोशी थी। जब वह भागकर डॉक्टर को लेने चली गई, तो कुछ ही देर में डॉक्टर साहब, जिनके चेहरे पर थकान के आसार थे, मुझे होश में देखकर खुद भी बहुत खुश हुए। डॉक्टर ने नरमी से पूछा, कुछ याद है? आपका बस स्टेशन पर एक भयानक हादसा हुआ था। आज आपको पूरे 2 साल के बाद होश आया है। 2 साल, यह 2 शब्द मेरे लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं थे। मेरा ध्यान फौरन मेरे प्यारे माता पिता की तरफ गया। मेरे जहन में उनका दर्द, उनका इंतजार और उनकी बेबसी का एक खौफनाक मंजर, दृश्य उभर आया। मेरी आंखों में बेइख्तियार आंसू छलक आए, एक सैलाब की सूरत में। मैंने जल्दी से एक सिसकती आवाज में डॉक्टर से पूछा, मेरा मोबाइल फोन किधर है? मुझे अभी घर संपर्क रब्ता करना है। डॉक्टर का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। वह बोले, जब आपको अस्पताल लाया गया था तो आपके हाथ में कुछ नहीं था, कोई फोन नहीं, कोई बैग नहीं, मगर आपको जो आदमी अस्पताल लाए थे वह अभी भी यहीं है। इन 2 साल में उन्होंने आपका बेहद ख्याल रखा है। रोज आते थे, पूछते थे, उम्मीद नहीं छोड़ते थे। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली। एक वक्त ऐसा भी आया था कि हम सब मायूस हो चुके थे, सोचा था कि वेंटिलेटर बंद कर दें, लेकिन उन्होंने हमें रोका। वह हमेशा कहते थे, इंसान का काम है कोशिश करना, चमत्कार, चमत्कार तो ईश्वर ही दिखाता है। उन्हें चमत्कार पर यकीन था। ये देखिए, हो गया ना चमत्कार, मैं उन्हें कमरे में भेजता हूं ताकि वह भी यह खुशी देखें। डॉक्टर एक गहरी मुस्कुराहट के साथ बाहर चले गए।
डॉक्टर की बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी तड़प और उम्मीद की लहर दौड़ गई थी। शायद वह मेरे पिताजी होंगे। ये सोचकर ही मेरी आंखों से और आंसू बहने लगे और मैं भावुक हो गई। मगर कमरे में दाखिल होने वाली शख्सियत को देखकर मैं चकित रह गई। मेरी सांस हलक में अटक गई। वह मेरे पिताजी नहीं थे, बल्कि एक नूरानी चेहरे वाला जवान लड़का था। उसके चेहरे पर हल्की, सलीके से तराशी हुई दाढ़ी थी और उसका सफेद, साफ सुथरा कुर्ता पजामा उसे एक नेक, परहेजगार इंसान बना रहा था। वह मेरी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर एक गहरी, सच्ची खुशी थी और उसने मुस्कुराकर बोला, शुक्र है अदिति, आपको होश आ गया। उसका लहजा बहुत ही अपनत्व और सुकून से भरा हुआ था। मैं हैरान थी इस लड़के की आंखों में सच्ची खुशी के रंग देखकर। आखिर मैं इस अजनबी की लगती ही क्या थी जो उसे मेरी इतनी ज्यादा परवाह थी। मैंने अपनी परेशानी को एक तरफ रखा और जल्दी से बोली, आप प्लीज मुझे मेरा मोबाइल दे दें, मैंने अपने घर संपर्क करना है। वह बोला। उसकी आवाज में वही सच्चाई थी जो डॉक्टर ने बयान की थी। जब मैं आपको बस स्टेशन से उठाकर अस्पताल लाया था तो आपके हाथ में कोई चीज नहीं थी, यकीन मानिए। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत सदमा हुआ। मोबाइल फोन भी गायब। मैंने इस लड़के, जिसका नाम विशाल था, से कहा कि मुझे अभी के अभी मेरे घर ले चलें, मगर डॉक्टरों ने सख्ती से फैसला किया था कि मेरी तबीयत के मद्देनजर देखते हुए मुझे मजीद 1 हफ्ते तक अंडर ऑब्जर्वेशन अस्पताल में रहना पड़ेगा। उस 1 हफ्ते में मैंने विशाल को अपनी सेवा करते हुए देखा। वह दिलो जान से मेरा ख्याल रखता, वक्त पर दवा देता, मेरे खाने पीने का ख्याल रखता, मेरी मदद के लिए हमेशा मौजूद रहता। उसकी आंखों में मेरे लिए इतनी गहरी इज्जत और ईमानदारी थी कि मैं बार बार हैरान रह जाती थी। वह मेरे लिए एक देवदूत, फरिश्ता, एक अज्ञात परोपकारी, गहुम नाम मोहसिन बन चुका था। 1 हफ्ते के बाद जब मुझे आखिरकार अस्पताल से छुट्टी मिली तो मैंने विशाल से कहा कि मुझे मेरे माता पिता के घर कानपुर ले चलें। उसने एक पल की भी देर किए बिना हाँ भर ली। जब हम अपने माता पिता के घर के सामने पहुंचे तो वहां एक बड़ा सा जंग आलूद ताला मुझे मुंह चिढ़ा रहा था। वह ताला सिर्फ दरवाजे पर नहीं था, बल्कि मेरी तमाम उम्मीदों पर भी लगा हुआ था। मैंने एक अधेड़ उम्र के, खुशसैल दिखने वाले आदमी को रोका और कांपती आवाज में पूछा, माफ कीजिएगा, क्या आप बता सकते हैं कि इस घर के मालिक कहाँ हैं? उस आदमी ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बाजी, इस घर के मालिक तो साल भर पहले ही मुंह छुपाकर भाग खड़े हुए। बड़े अच्छे लोग थे, शरीफों का लिबास, पहनावा पहने हुए, मगर उनकी छोटी बेटी ने गलत काम ही ऐसा कर दिया था। कुछ ऐसा हुआ कि मोहल्ले में कोई मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे और रातों रात चले गए। उस आदमी की बातें सुनकर मुझे लगा कि मैं वहीं गिरकर मर जाऊंगी। मेरा चेहरा आंसुओं की तेज धारों से भीग चुका था और मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था। मेरी बिगड़ती हुई बेबस हालत देखकर विशाल फौरन मेरे पास आया और एक नरम, मददगार लहजे में बोला, मेरा नाम विशाल है। मेरी प्यारी माँ श्रीमती मीरा देवी जिंदा हैं। वह घर में बिल्कुल अकेली होती हैं और मैं तो अपने काम में हर वक्त व्यस्त, मसरूफ रहता हूँ। अगर आप ठीक समझें तो मेरे साथ मेरे घर चलिए। इस तरह आपको रहने के लिए एक सुरक्षित छत मिल जाएगी और मेरी माँ को एक साथी, एक बेटी। जिस तरह उसने 2 साल तक निस्वार्थ भाव से मेरा ख्याल रखा था, उसके बाद शक बनता भी नहीं था। बेबसी और बेघरी की वजह से मैं खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। जब हम विशाल के घर पहुंचे तो उसकी माँ मीरा देवी ने खुले दिल और गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। मैं उनकी बात सुनकर रो पड़ी और भावुक होकर बोली, आंटी, आधा अधूरा तो मैं रह गई हूँ। ये देखिए मेरी बैसाखी, मैं तो एक टांग से विकलांग माजूर हो गई हूँ। अब मेरा क्या होगा? उन्होंने फौरन मुझे अपने साथ चिपका लिया, मेरे आंसू पोंछे और एक ठोस लहजे में कहा, अरे क्या हो गया मेरी बच्ची? आज के बाद ऐसी कोई बात मत करना। जिस्म की विकलांगता कोई विकलांगता नहीं होती। असली विकलांगता तो दिल और दिमाग की होती है और तुम तो बहुत मजबूत हो। आंटी और विशाल मेरा बेहद ख्याल रखते थे। विशाल एक निस्वार्थ इंसान की तस्वीर था। अब मैं जिस्मानी तौर पर संभल चुकी थी, मगर मेरी विकलांगता का दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जाता था। एक दिन मैं अपने कमरे में रो रही थी तो आंटी मेरे पास आकर बैठ गईं। मैंने अपने दिल का गुहबार निकाला। आंटी, मेरा दुख आप नहीं समझेंगी।
मैं भरी जवानी में विकलांग हो गई हूं। मेरा सारा सौंदर्य, हुस्न खत्म हो चुका है। मैं अब एक मुरझाया हुआ फूल हूं। इस टूटे हुए वजूद के साथ कौन कबूल करेगा मुझे? कौन विवाह करके ले जाएगा मुझे? मेरी बात सुनकर आंटी मुस्कुरा दी और बोली, अरे तो क्या हमने इस घर में तुम्हें उम्र भर का किराएदार बनाकर रखना है? अरे पगली, मेरा बेटा विशाल तुमसे शादी करना चाहता है। उसने तो तुम्हारे होश में आने से पहले ही यह फैसला कर लिया था। वह तो जैसे तुम पर मर मिटा था। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। एक अजनबी, एक नेक लड़का मुझे अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहता था। मेरी विकलांगता के बावजूद मैंने फौरन विशाल से शादी की हाँ भर ली। आखिर उसने मेरी जिंदगी बचाई थी और अब वह मुझे अपना नाम दे रहा था, एक नई पहचान। ये तो मेरा दूसरा जन्म था। हमारी शादी सादगी से हुई मगर खुशियों से भरपूर। विशाल एक बेहतरीन पति साबित हुआ। वह मुझ पर जान छिड़कता था, मेरी हर जरूरत को पूरा करता, मुझे इतनी इज्जत देता कि जैसे मैं कोई देवी हूं। मगर शादी के कुछ दिन बाद ही एक अजीब वाकया पेश आया जिसने मेरी खुशियों को बिखेरना शुरू कर दिया। एक दिन मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी कि विशाल कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक छोटा काला डिब्बा था। उसने मुझे प्यार से बुलाया, मेरी अनीला, इसे मेरे चेहरे पर काला रंग मल दो। मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने कहा, ये क्या मजाक है विशाल? मगर वह मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी विनती, इल्तिजा थी। देखो अनीला, प्लीज इसे मेरे चेहरे पर मल दो। ये काला रंग मेरे चेहरे पर मल दो। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जो मुझे मजबूर कर गया। जैसे ही मैंने डरते डरते उसकी बात मानी और रंग उसके चेहरे पर मल दिया, उसने अचानक मुझे बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया। वह दरवाजे के अंदर से बंद करके कुछ बोल रहा था मगर मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं लाउंज में आकर बैठ गई और अपनी किस्मत को कोसने लगी। 3 घंटे के बाद विशाल मेरे पास आकर बैठा। उसके चेहरे से रंग साफ हो चुका था और वह बिल्कुल आम नजर आ रहा था। वह मुझसे बातें करने लगा मगर मैं सिर्फ आंसू बहाती रही। विशाल को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने फौरन माफी तलाफी शुरू कर दी और फिर वह मुझे शॉपिंग पर ले गया। बेहतरीन से बेहतरीन चीजें मेरे कदमों में ढेर करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता विशाल ने यह सब करने की आदत ही बना ली थी। वह हर दूसरे तीसरे दिन मुझे कहता, मेरे चेहरे पर यह काला रंग मल दो। फिर वह मुझे कमरे से बाहर निकाल देता। लेकिन जैसे ही 3 घंटे गुजरते वह मुझसे आकर माफियां मांगता और मुझ पर पहले से भी ज्यादा प्रेम प्यार न्योछावर करता। एक राज का खुलासा रोशनदान से झांका। मैंने अपनी सास मीरा देवी जी से इस बारे में बात की। आंटी, विशाल को लगता है दौरे पड़ने लगे हैं। वह बहुत अजीब हरकतें करते हैं मगर फिर ठीक भी हो जाते हैं। मेरी सास का चेहरा उदास हो गया और उन्होंने दुख भरे लहजे में बताया, बेटी, ये दौरे तो विशाल को 2 साल पहले से पड़ रहे हैं, इसीलिए तो वह किसी से शादी भी नहीं करता था। मुझे लगा था कि तुम्हारी मोहब्बत से वह ठीक हो जाएगा, मगर तुम्हारी बात सुनकर तो मैं और परेशान हो गई हूं। मैंने दिल में ठान लिया कि अब मुझे इस राज को जानना ही था। मेरे जहन में एक चतुर ख्याल आया। मैं फौरन ही लाउंज से एक स्टूल लेकर आई और उस पर चढ़कर कमरे के ऊपर बने रोशनदान से झांका कि आखिर मेरा पति मुझे कमरे से निकाल कर क्या करता है। यह देखकर तो मेरे कदमों से जान ही निकल गई और मेरा दिल गले में अटक गया। विशाल एक तस्वीर को पकड़े खड़ा था। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। वह इस तस्वीर को चूम चूम कर रोता जा रहा था। फिर उसने अलमारी से एक खत निकाला और उसे बार बार एक सिसकती आवाज में पढ़ पढ़ कर रोता जा रहा था। मैं स्टूल से नीचे उतर आई। एक सिरा मेरे हाथ लग चुका था। वह तस्वीर, मगर वह तस्वीर किसकी थी यह जानना बाकी रह गया था। एक दिन मैंने मौका पाकर अलमारी की चाबी विशाल से छुपा ली। वह सुबह जैसे ही ऑफिस गए मैंने झट से अलमारी खोल ली। सबसे पहले वही खत मेरे हाथ लगा जिसको विशाल पढ़कर रोया करता था। मैंने कांपते हाथों से इस खत को खोला और पढ़ना शुरू किया। वह किसी लड़की का खत था, एक सिसकती हुई आत्मा की पुकार। विशाल, मेरा कोई भाई नहीं था, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, मगर तुम तो इंसान रूपी भेड़िए निकले। मैंने तुम पर आधा भरोसा किया था। आज मैं तुम्हारे हाथों मजबूर होकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो चुकी हूं। मगर मैं भगवान से प्रार्थना दुआ करके जाऊंगी कि जिस तरह तुमने मेरी हंसती मुस्कुराती जिंदगी को तबाह कर दिया है वैसे ही तुम्हारी जिंदगी को तबाह करे।
तुम पर एक एक सांस भी भारी हो। तुम सारी जिंदगी सिसकते रहो। यह बद्दुआ है तुम्हें, इस प्रिया की, जिसने तुम्हें भाई समझा था। वह खत पढ़कर मुझ पर कंपकंपी तारी हो चुकी थी। मैंने जल्दी से दूसरा लिफाफा खोला जो पिछले खत के नीचे दबाया गया था। वह लिफाफा मैंने जैसे ही खोला तो मेरे होश ही फना हो गए। वह तो मेरी बड़ी बहन निशा की हस्तलिपि तहरीर थी। मेरी अदिति! बस यही 2 अल्फाज थे। मैं इस हस्तलिपि को सीने से लगाकर जार ओकतार रोने लगी। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं और मेरा दिल चीखने लगा। तभी कमरे का दरवाजा खुला। विशाल वापस आ चुका था। विशाल को देखकर मेरी जान लबों पर आ गई। वह भी घबराया हुआ था। मैंने आगे बढ़कर विशाल को उसके गिरेबान से जा पकड़ा। मैं उसे बुरी तरह झिंझोड़ रही थी। मेरी विकलांगता का दर्द गुस्से में बदल चुका था। मैं रोती जा रही थी, चीख रही थी। बता, मेरी निशा कहाँ है? उसका यह खत, वह ठीक तो है ना? मेरे पिताजी कहाँ हैं? मुझे सब कुछ सच बता दो। मुझे यूं पागलों की तरह रोता देखकर विशाल भी भावुक हो गया। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए और वह रोने लगा। उसने मुझसे कहा, अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा। मैंने एक गहरी सांस ली और उसके साथ जल्दी से वादा किया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस मुझे सच बता दो। तब विशाल आंसू पोंछकर एक दर्दनाक स्वीकारोक्ति एतराफ करने लगा। मैं जिस दफ्तर, ऑफिस में काम करता था, वहां एक नई लड़की आई थी। वह मुझसे कहती थी, अगर मेरा कोई भाई होता ना तो वह बिल्कुल आपकी तरह होता। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे अपना भाई ही समझो। यूं वह मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगी थी। उसका नाम निशा था। एक दिन मुझे मेरे बॉस ने अपने दफ्तर में बुलाया। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे निशा चाहिए। उसके बदले में मैं तुम्हें घर, पैसा, गाड़ी और मैनेजर की पोस्ट भी दे दूंगा। मैं हैरान रह गया। खैर, मैंने घर जाकर बॉस की ऑफर के बारे में सोचा, मगर मेरा ज़मीर किसी तरह अपनी बहन का सौदा करने पर राजी नहीं हुआ था। सुबह मैंने दफ्तर जाकर बॉस को इनकार कर दिया तो वह बोले, ओके विशाल, जैसे आपकी मर्जी। अब आप मुझे अपना इस्तीफा दे दें, मगर इससे पहले मेरी ऑफर दोबारा सुने। 2 घर, 2 गाड़ियां, तनख्वाह में 75% इजाफा और मैनेजर की पोस्ट। बॉस की बातें सुनकर मैं लालच में आ गया। उसी लालच ने मुझे गहरे गड्ढे में फेंक दिया था। उसी शाम जब निशा घर जाने लगी तो मैंने उसे कहा कि मैं उसे घर छोड़ दूंगा। रास्ते में मैंने चालाकी से कहा, निशा मेरी बहन, आज तुम मेरे लिए मिठाई बना दो। वह मेरे साथ आ गई। मैं उसे अपने साथ घर ले आया, जहां बॉस पहले से ही निशा का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैंने ही बॉस से डील पक्की करके उसे अपने घर बुला लिया था। मैं निशा को घर में छोड़कर मैं वापस चला गया था। अगले दिन जब मैं दफ्तर गया तो मुझे एक दिल दहला देने वाली खबर मिली। मुझे मेरे साथियों ने बताया कि कल रात निशा ने आत्महत्या कर ली थी। उसकी मौत की खबर सुनकर उसकी माँ, तुम्हारी माताजी भी दुनिया से चली गईं। यह खबर मुझ पर कयामत बनकर टूटी। मैं गहन ग्लानि, गहरे एहसास से जुर्म में मुब्तला था। वह सारी दौलत जिसके लिए मैंने निशा को धोखा दिया था, वह भी मुझे सुकून से न बचा सकी। एक दिन मैं बस स्टेशन पर बैठा था जब अचानक शोर मच गया कि एक लड़की का हादसा हो गया है। जब मैंने जाकर देखा तो वह मुझे निशा जैसी लगी। मैं फौरन तुम्हें अस्पताल ले गया। मुझे तुम में निशा की शक्ल नजर आती थी। इन 2 साल में मैंने तुम्हारी निस्वार्थ सेवा की थी, इस उम्मीद पर कि शायद ईश्वर मेरे पाप को माफ कर दे। जब तुम्हें होश आया तो मैं बहुत खुश हो गया, मगर जब तुम मुझे अपने घर लेकर गईं तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। वह तो निशा का घर था। तब मुझे समझ आया कि तुम्हारी शक्ल उससे इतनी क्यों मिलती थी, क्योंकि तुम तो उसकी बहन हो। तुम भी अकेली हो चुकी थी, अपनी विकलांगता को लेकर परेशान थी, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली थी। मैं हर रोज तुमसे माफियां इसलिए मांगता था कि शायद मेरा परमेश्वर, भगवान, मुझे माफ कर दे, और अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो भगवान भी मुझे माफ कर देगा। बताओ, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? मेरा दुविधा और एक नया मोड़। बहन का आखिरी नोट विशाल रो रो कर मुझसे माफियाओं मांग रहा था। उसकी आंखों में गहन पछतावा था। मगर मैं कैसे इस शख्स को माफ कर दूं जिसने मेरी प्यारी बहन के साथ इतना बुरा किया था?
जो मेरे माता पिता की मौत का कारण बना था। मेरा दिल चीख रहा था कि मैं उसे सख्त से सख्त सजा दूं। मगर एक और हकीकत भी थी। मैं एक विकलांग लड़की थी। विशाल ही मेरा एकमात्र सहारा था, जिसने मेरे टूटे हुए वजूद को 2 साल तक संभाल कर रखा था। मैं सोचों की एक भंवर में फंसी हुई थी जब अचानक एक और ख्याल मेरे जहन में आया। अलमारी के अंदर निशा के केशत के नीचे एक कागज का टुकड़ा और भी पड़ा था, जो मैंने भावनाओं जज्बात की रौ में ध्यान नहीं दिया था। मैंने जल्दी से विशाल को एक तरफ धकेला और वह कागज का टुकड़ा उठाया। यह निशा की हैंडराइटिंग में एक छोटा सा नोट था, जो गहरे नीले रंग की स्याही से लिखा गया था, जैसे उसने मरने से पहले आखिरी लम्हों में लिखा हो। अदिति, ये मत भूलना कि जब हम बचपन में सड़क पर एक भूखी बिल्ली को खाना खिलाने के लिए गए थे, तो एक अंधी लड़की को देखकर तुमने कहा था कि अगर मैं तुमसे पहले मर जाऊं तो तुम्हारी जिंदगी का अहम मकसद यह होना चाहिए कि किसी भी सूरत में उस विशाल को सजा दो जिसने मेरे साथ धोखा किया है, और इस सजा में तुम्हारा ससुराल भी शामिल होगा। इस ससुराल को उनके गलत चुनाव का बदला मिलना चाहिए। सावधानी, एहतियात से काम लेना। बहन, मैंने वह कागज का टुकड़ा पढ़कर अपनी मुट्ठी में दबा लिया। मेरे अंदर की तमाम कमजोरी, तमाम विकलांगता और बेबसी का एहसास खत्म हो गया था। अब मेरे सामने मेरा लक्ष्य, मकसद था, विशाल और उसके ससुराल को सजा देना। यह मेरी प्यारी बहन की आखिरी इच्छा थी, उसका आखिरी पैगाम था, इंतकाम का नया रास्ता। बॉस और काले रंग का राज अब मैंने फौरन एक अभिनेता की तरह अपने आंसू पोंछ लिए और विशाल की तरफ देखकर एक झूठी तसल्ली का सहारा लिया। विशाल, मैं तुम्हें माफ करती हूं, मैंने सिसकते हुए कहा। तुमने मुझे जिंदगी दी और अब तुम्हारा पछतावा ही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है। विशाल मेरी बात सुनकर हैरत से रो पड़ा और खुशी से पागल हो गया। इंतकाम का रास्ता लंबा और खतरनाक था, मगर मैं अब पीछे हटने वाली नहीं थी। मैंने सबसे पहले उस काले रंग के राज को जानने की ठानी। अगली बार जब विशाल ने मेरे सामने काला रंग मलने की फरमाइश की और मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया, तो मैंने रोशनदान से झांका। मैंने देखा कि विशाल उस काले रंग को चेहरे पर मलकर निशा के खात को पढ़ता है और दीवार पर लगी एक तस्वीर के सामने खड़ा हो जाता है। यह तस्वीर निशा की नहीं थी, बल्कि एक बिल्कुल अलग, बहुत बुजुर्ग और गंभीर शख्सियत की थी। उसके हाथ में एक कलम था और वह बहुत अमीर दिखाई दे रहा था। यह तस्वीर विशाल के बॉस की थी। विशाल इस तस्वीर के सामने खड़ा रो रहा था और कह रहा था, सर, आप मुझे माफ कर दें। निशा का खून मेरी गर्दन पर है, मगर आप भी तो मुजरिम हैं। आप क्यों नहीं मर जाते? नया किरदार, निशा की दोस्त रिया, और छुपा हुआ सच। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह बॉस का क्या मामला है, मगर निशा के नोट में ससुराल का जिक्र था। एक दिन मैंने पुराने मोबाइल फोन्स की मरम्मत करने वाले एक दुकानदार से संपर्क किया और उसे अपने गुमशुदा मोबाइल फोन का IMEI नंबर देकर मालूम करने को कहा। चंद दिन बाद मुझे पता चला कि मेरा फोन किसी रिया नामी लड़की के पास है। रिया निशा की सबसे अच्छी और सबसे करीबी दोस्त थी। मैंने उसे फोन किया और उसे अपने साथ होने वाले हादसे और निशा की मौत का बताया। वह हैरान रह गई और फौरन मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गई। हम एक पार्क में मिले। रिया ने बताया, विशाल एक इंसान नहीं, वह एक लालची सांप था। वह निशा को भाई बहन कहता था, मगर जब उसके बॉस ने उसे एक बहुत बड़ी ऑफर दी तो उसने निशा को उनके हवाले कर दिया। रिया ने मुझे एक खुफिया डायरी दी जो निशा मरने से पहले उसके पास रख गई थी। इस डायरी में एक छुपा हुआ सच था, विशाल का असली प्लान, बड़ा राज। विशाल, मीरा देवी और कत्ल का खेल। निशा ने डायरी में लिखा था कि विशाल का असली प्लान सिर्फ निशा को बॉस के हवाले करना नहीं था। वह एक बड़ी जायदाद, प्रॉपर्टी के मंसूबे, योजना पर काम कर रहा था। विशाल दरअसल निशा को बॉस के घर ले जाकर उससे एक जाली वसीयत पर दस्तखत करवाना चाहता था, ताकि वह बॉस की तमाम जायदाद विशाल के नाम करवा दे। बॉस की कोई औलाद नहीं थी और वह शराब की ज्यादती की वजह से आखिरी सांसें ले रहे थे। विशाल ने निशा को इस्तेमाल करके अपने आप को बॉस का मुंह बोला बेटा साबित करना था और बॉस की मौत के बाद सारा माल हड़प करना था। लेकिन निशा ने वसीयत पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, जिस पर बॉस और विशाल में गहन झगड़ा हुआ। निशा ने वसीयत को फाड़ दिया और इस झगड़े के दौरान बॉस ने निशा को धक्का दिया, जिससे वह सीढ़ियों से गिरकर मर गई। विशाल ने बॉस को धमकी दी कि वह पुलिस को बताएगा, मगर बॉस ने उसे चुप करवा दिया और निशा के घर फोन करके उसे आत्महत्या का रंग दिया।
रिया ने मेरी सास मीरा देवी के बारे में भी एक भयानक खुलासा किया। मीरा देवी दरअसल विशाल की असली बायोलॉजिकल मां नहीं बल्कि बड़े बॉस की अवैध गैर कानूनी बेटी थी। विशाल के पिता को बॉस ने मार डाला था क्योंकि उसने बॉस के भ्रष्टाचार करप्शन को बेनकाब करने की कोशिश की थी। मीरा देवी ने खामोशी से विशाल को अपना बेटा बना लिया ताकि एक दिन वह बॉस की जायदाद पर कब्जा कर सके। इन दोनों ने मिलकर जायदाद के लिए निशा को इस्तेमाल किया था। मेरे अंदर इंतकाम की आग भड़क उठी। अब यह सिर्फ निशा और मेरे माता पिता के न्याय इंसाफ का मामला नहीं था, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और कत्ल का खेल था जिसमें मेरा पति और सास दोनों शामिल थे। मेरा फैसला, न्याय और बदला। मैंने अब फैसला कर लिया था। मैंने रिया की मदद से तमाम सबूत इकट्ठे किए, निशा की डायरी, मीरा देवी की असलियत के कागजात और सबसे अहम विशाल का अपना स्वीकारोक्ति। मैंने एक दिन विशाल को एक टेप रिकॉर्डर के सामने बुलाया और उसे दोबारा निशा की बात छेड़ने को कहा। मैंने रोते हुए पूछा, क्या तुमने मेरी बहन को मारा? उसने रोते हुए स्वीकार किया, मैंने उसे नहीं मारा, मगर मैं उसकी मौत का जिम्मेदार हूं। बॉस ने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया था, विशाल ने तमाम बात टेप रिकॉर्डर पर कह दी। अगले दिन मैंने रिया की मदद से तमाम सबूत टेप रिकॉर्डिंग के साथ पुलिस के हवाले कर दिए। मैंने अपनी विकलांगता और दूसरा जन्म विशाल की निस्वार्थ मोहब्बत के तौर पर कबूल नहीं किया, बल्कि इंतकाम के लिए उसे एक अनदेखा हथियार बना लिया। विशाल और मीरा देवी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब वह मुझे देखते थे तो उनकी आंखों में धोखे का दर्द था, मगर मैंने अपनी विकलांगता के बावजूद न्याय करके दिखा दिया था। विशाल का जेल में पछतावा ही उसकी सबसे बड़ी सजा थी। मैं जानती थी कि उसकी जिंदगी अब मेरे बिना सिसकती रहेगी। निशा का बदला पूरा हो चुका था। मेरा जिस्म विकलांग था, मगर मेरा संकल्प और दिल ताकतवर था। मैंने अपने लिए न्याय की नई छत बना ली थी, सच्चाई की और मजबूती की। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या फैसला करते? क्या आप इंतकाम, बदला को तरजीह देते या अपने सुरक्षित भविष्य को, जब आपका एकमात्र सहारा वह शख्स होता जिसने आपके परिवार को तबाह किया था?